Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of separation of East Pakistan 1971. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी, ये हमारा आज का टॉपिक है। ये मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बड़ा अलमिया था बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया था। ये कब हुआ था? 16 दिसंबर 1971 को, जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। लेकिन टॉपिक को समझने से पहले उसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ था। हम आ जाते हैं सबसे पहले वाक्य की तरफ जो इस चीज का सबब बना था। 12 नवंबर 1970 ईस्ट पाकिस्तान में एक बहुत ही डेंजरस साइक्लोन आया था जिसको भोला साइक्लोन यानी कि भोला समुद्री तूफान कहते हैं। इस साइक्लोन ने क्या हुआ था? कंप्लीटली कोस्टल एरियाज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। 5 लाख लोगों की इसमें डेथ हुई थी। मिलियंस ऑफ लोग जो है वो बेघर हो गए थे। अब मेन इशू क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि वेस्ट पाकिस्तान था, उसके रिलीफ रिस्पांस जो था वो बहुत ही स्लो और बहुत ही ज्यादा वीक था, जिस पर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि मरकजी हुकूमत जो है वो हमारे लोगों की जान की परवाह नहीं कर रही। उनको लगा कि वेस्ट पाकिस्तान हमें इग्नोर कर रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि इस समुद्री तूफान ने ना सिर्फ कुदरती तौर पर डिस्ट्रक्शन की बल्कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रस्ट था उसको भी तोड़ दिया। अवामी लीग को पब्लिक सिंपैथी मिल गई और जो पॉलिटिकल एंगर था वो बढ़ गया, यानी कि मशरिक के लोगों का मगरिब से एतमाद खत्म हो गया, जिससे एक माशी जो है वो नाहमवारी सामने आ गई। अब ये वो पहला इवेंट था जो कि मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का सबब बना था। दूसरा अहम इवेंट कौन सा था? 7 दिसंबर 1970 के आम इंतखाबात जो कि जनरल याह्या खान ने कंडक्ट करवाए थे और पहली दफा कंट्री में एडल्ट फ्रेंचाइज की बुनियाद पर ये इलेक्शंस जो है वो कंडक्ट किए गए थे। इसमें मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों ने जो है वो हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी लीग, मुस्लिम लीग, नेशनल अवामी पार्टी, जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने अवाम के सामने अपने अपने मंशूर रखे थे। अब इन इलेक्शंस का रिजल्ट क्या निकला था? इलेक्शंस के रिजल्ट के मुताबिक ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग ने 169 नशिस्तों में से 167 नशिस्तें हासिल की थी और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 में से 87 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की थी। अब ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी को कोई कामयाबी नहीं मिली थी, जबकि अवामी लीग ने वेस्ट पाकिस्तान के अंदर कोई सीट हासिल नहीं की थी। यानी कि नतीजा क्या निकला? अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान ने मशरकी पाकिस्तान में कंप्लीट स्वीप किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो की वेस्ट पाकिस्तान में स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी थी, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी अवामी लीग को मिल गई होल पाकिस्तान के अंदर। अब यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। शेख मुजीबुर रहमान ने क्या डिमांड किया था कि पावर ट्रांसफर जो है वो अवामी लीग को हो, लेकिन भुट्टो का रिएक्शन क्या था कि इधर हम और उधर तुम, यानी कि पीपल्स पार्टी पावर शेयर करने के मूड में नहीं थी, जिसकी वजह से नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल डेडलॉक हो गया था, डेमोक्रेसी का प्रोसेस रुक गया था और ईस्ट पाकिस्तान में जो फ्रस्ट्रेशन थी वो डबल हो गई थी। फिर यहीं से शेख मुजीबुर रहमान ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके 6 पॉइंट्स जो हैं उसके मुताबिक बनाया जाए। अब वो 6 पॉइंट कौन से हैं वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तीसरी चीज थी हमारे पास जनवरी टू मार्च 1971 की फेल्ड टॉक्स।
اب اس کا کیا مطلب ہوا تھا؟ الیکشنز کے بعد جنرل یحییٰ خان نے یہ کوشش کی کہ ان ایشوز کو نیگوسیشن کے ذریعے سالو کیا جا سکے۔ جنوری 1971 میں یہ جو ہے مذاکرات شروع ہوئے یحییٰ خان، ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان کے درمیان، لیکن شیخ مجیب الرحمان اپنی اسی ڈیمانڈ پہ جو ہے وہ فرملی بلیو کر رہا تھا کہ 6 پوائنٹس اور فل آٹونومی۔ لیکن پرابلم کیا تھا کہ ویسٹ پاکستان اس لیڈرشپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی اور بھٹو پاور شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس جو کہ 3 مارچ 1971 کو ہونا تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ اس ڈیسیژن کے بعد مشرقی پاکستان میں غصے کی ایک بڑی لہر دوڑ گئی تھی۔ کیا ہوا کہ اس ڈیسیژن کی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے، ہڑتالیں شروع ہو گئی، سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلائی گئی اور شیخ مجیب الرحمان نے ایک فیمس کال دی کہ اب یہ سٹرگل جو ہے وہ آزادی کی سٹرگل ہے۔ یعنی کہ مذاکرات ناکام کیوں ہوئے تھے؟ کیونکہ پاور شیئرنگ پہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا، کانسٹیٹیوشن کا ایشو سالو نہیں ہو سکا تھا اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو ٹرسٹ تھا وہ کمپلیٹلی بریک ہو گیا تھا۔ یعنی کہ نیگوسیشن فیل ہو گئی اور سچویشن ملٹری کانفلکٹ کی طرف چلی گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں ان کازز کے اوپر جن کی وجہ سے یہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہوا تھا۔ سب سے جو پہلی کاز ہے دیٹ از جغرافیکل ڈسٹینس، جغرافیائی دوری کا مسئلہ۔ پاکستان جب 1947 میں بنا تھا تو اس وقت 2 ونگز پر کنسسٹ کر رہا تھا، ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان۔ ان دونوں کے درمیان 1600 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور دونوں کے درمیان بھارت واقع تھا۔ اب پرابلم کیا تھی کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لینڈ کنیکشن نہیں تھی، کمیونیکیشن بہت سلو اور ڈیفیکلٹ تھا، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ویک ہوتا جاتا تھا اور کرائسس سچویشن میں کوآرڈینیشن جو تھی وہ مشکل ہوتی جا رہی تھی کیونکہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا، یعنی کہ ایک ملک 2 ٹکڑے۔ اگر مغربی پاکستان پر حملہ ہوتا تھا تو مشرقی پاکستان کی فوج وقت پر نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جو ان کے درمیان کمیونیکیشن تھی وہ ہوائی جہاز کے تھرو تھی جو کہ بہت ہی زیادہ مہنگا اور مشکل تھا۔ اس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے درمیان لوگوں کے درمیان یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم جو ہیں وہ الگ ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے درمیان جو نیشنل یونٹی تھی وہ بہت ہی زیادہ ویک ہو گئی تھی۔ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ فزیکلی اور پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہیں، یعنی کہ جغرافیکل سپریشن نے سائیکولوجیکل سپریشن کو بھی اسٹرانگ کر دیا تھا۔ دوسرا جو بڑا مسئلہ تھا دیٹ واز دی لینگویج ایشو، زبان کا مسئلہ۔ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا تھا تو 1948 کے بعد اردو کو نیشنل لینگویج ڈکلیئر کر دیا تھا، جبکہ جو مشرقی پاکستان تھی وہاں پر لوگوں کی اکثریت جو تھی وہ بنگالی بولتی تھی، جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کا ایک اسٹرانگ ری ایکشن آ گیا تھا۔ ایسٹ پاکستان کی میجورٹی پاپولیشن بنگالی بولنے والی تھی۔ اردو کا امپوز ہونا نیشنل لینگویج کے طور پر انہیں کلچرل انجسٹس لگا۔ ان کو یہ لگا کہ ہماری زبان کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دی جا رہی۔ مشرقی پاکستان کے 54% لوگ بنگالی بولتے تھے اور وہ سمجھے کہ ان کی زبان کی توہین کی جا رہی ہے۔ 21 فروری 1952 کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے طلبہ نے اس لینگویج کے بیریئر پر جو ہے وہ ایک احتجاج کیا جس میں بہت زیادہ طلبہ جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے تھے۔ اس دن کو بعد میں لینگویج ڈے یعنی یوم زبان بھی کہا گیا۔ یہاں سے اسی موومنٹ نے ایسٹ پاکستان میں آئیڈینٹی اویئرنیس سٹارٹ کی تھی، یعنی کہ لینگویج ایشو نے کلچرل یونٹی کو ڈسٹروائے کر دیا تھا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ کاز تھا ایسٹ پاکستان کی سیپریشن کا دیٹ واز دی لینگویج پرابلم۔ اب تیسری آ جاتی ہیں ڈیویشن فرام ڈیموکریٹک ویلیوز، جمہوری قدروں سے انحراف۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت ہی زیادہ تھی۔ جب 1947 میں پاکستان بنا تھا تو 9 سال تک پاکستان کا آئین نہیں بن سکا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان بغیر آئین کے چلایا جا رہا تھا اور ڈیموکریسی بہت ہی زیادہ ویک تھی۔ پھر 1958 میں جب ایوب خان نے مارشل لا لگایا تو ڈیموکریسی کے اوپر سے لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا وہ اٹھ گیا تھا۔
फिर 1969 में जब दूसरा मार्शल लॉ लगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में मजीद इजाफा हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान का ये परसेप्शन था कि उनकी मेजॉरिटी को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। 1970 के इलेक्शंस में भी शेख मुजीबुर रहमान की अवामी पार्टी ने इतनी नशिस्तें हासिल करने के बावजूद भी इक़्तिदार में वो नहीं आए। क्लियर मेजॉरिटी जीतने के बावजूद भी पावर ट्रांसफ़र जो है वो डिले हुआ। भुट्टो का ये स्टेटमेंट था, इधर हम उधर तुम, क्योंकि वो पावर ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते थे। इसी ने डेमोक्रेटिक क्राइसिस को मज़ीद जो है वो डीपन कर दिया था, यानी कि डेमोक्रेसी का फेलियर ट्रस्ट को डिस्ट्रॉय करता गया। चौथी रीजंस थी हमारे पास इकोनॉमिक ग्रीवियंसेस, माशी वजूहात। ईस्ट पाकिस्तान जो टी है वो 60% एक्सपोर्ट करके वहाँ से इनकम जनरेट कर रहा था, लेकिन जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, डैम, सड़कें, वो तमाम वेस्ट पाकिस्तान में बनी। कराची और लाहौर जो है वो डेवलप्ड हो गए थे। 1970 के भोला साइक्लोन में भी 5 लाख लोग मरे, लेकिन मगरबी पाकिस्तान की जो एड थी वो बहुत देर से पहुंची। तो शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि मशरिक कमाता है और मगरब खाता है, इसीलिए उन्होंने 1966 में अपने 6 पॉइंट्स जो है वो पेश किए थे। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट था उनका फेडरल सिस्टम, कि पाकिस्तान को रियल फेडरेशन होना चाहिए जहां पर प्रोविंसेस पावरफुल हों, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग प्रोविंसेस होने चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था उनका, ओनली 2 सब्जेक्ट्स फॉर सेंटर, कि फेडरल गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स हों। फेडरल से गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को देखे, बाकी जितनी भी पावर्स हैं वो प्रोविंसेस के पास हों। तीसरी चीज़ थी सेपरेट करेंसी और फाइनेंशियल कंट्रोल, कि ईस्ट पाकिस्तान का अपना इकोनॉमिक सिस्टम हो या फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, जिसकी रीज़न क्या थी कि उस वक्त इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इशू था, इसलिए उन्होंने ये निकात जो है वो पेश किए थे। फोर्थ थी पावर्स ऑफ टैक्सेस, कि जो टैक्सेशन कंट्रोल है वो प्रोविंसेस के पास हो, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट और स्पेंड करने का कंट्रोल जो है वो प्रोविंसेस के पास हो। फिफ्थ जो पॉइंट था दैट वाज सेपरेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, कि ईस्ट पाकिस्तान को अपनी जो एक्सपोर्ट इनकम है, स्पेशली जो वो जूते और चाय जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक्सपोर्ट इनकम उसके अपने पास हो। एंड लास्टली सेपरेट डिफेंस अरेंजमेंट, कि ईस्ट पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या रीजनल डिफेंस कंट्रोल मिले। इन 6 पॉइंट्स का कोर आइडिया क्या था कि ईस्ट पाकिस्तान को मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी जाए, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान का व्यू ये था कि ये डिमांड ऑलमोस्ट सेपरेशन जैसी लगती है, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों का कहना था कि ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की डिमांड थी। अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी इन 6 पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है। अब इसके बाद जो शेख मुजीबुर रहमान पर जो है वो केस कर दिया था। नेक्स्ट जो कॉज थी मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी की, दैट वाज मिलिट्री एक्शन, फौजी कार्रवाई, कि 1971 में जब पॉलिटिकल टॉक्स फेल हो गई तो 25 मार्च 1971 को ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च हुआ। ये ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तान आर्मी का मिलिट्री क्रैकडाउन ऑपरेशन था जो ईस्ट पाकिस्तान में 25 मार्च की रात को लॉन्च हुआ था। जब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुल्क में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट वगैरह हो गए थे, तो इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए मिलिट्री ने डिसीजन लिया कि फोर्सेस यूज़ की जाएं। सो 25 मार्च की रात को आर्मी ने ढाका सिटी को ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी पर अटैक हुआ, स्टूडेंट, प्रोफेसर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स को टारगेट किया गया, अवामी लीडरशिप को अरेस्ट करने की कोशिश की गई, कर्फ्यू इम्पोज कर दिया, यानी कि ये एक लार्ज स्केल वायलेंस हुआ था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। ये ऑपरेशन कंट्रोल करने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका जो रिजल्ट था वो ऑपोजिट निकला, यानी कि इसने कॉन्फ्लिक्ट को मजीद बढ़ा दिया था। ईस्ट पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट और स्ट्रांग हो गया था और बांग्लादेश लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट हो गया था। शेख मुजीबुर रहमान को बाद में अरेस्ट कर लिया था, लेकिन मूवमेंट जो है वो रुक नहीं सकी थी। सो ऑपरेशन सर्च लाइट वॉज अ मिलिट्री अटेम्प्ट टू कंट्रोल ईस्ट पाकिस्तान, but it became the turning point towards the separation.
उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के जो आखिरी गवर्नर थे डॉक्टर MM मालिक, उन्होंने जनरल याहिया खान को ये सजेशन दी कि मामलात को सियासी तरीके से हल किया जाए, लेकिन उनकी सजेशंस पर किसी ने गौर नहीं किया। उसके बाद नेक्स्ट जो रीज़न थी दैट वाज रोल ऑफ सुपर पावर एंड इंडिया, बड़ी ताकतों और भारत का किरदार। उस वक्त क्या था, कोल्ड वॉर एरा था। पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल अफेयर से फ़ायदा उठाते हुए उस वक्त की सुपर पावर सोवियत यूनियन और अमेरिका और भारत ने मुख्तलिफ तरीक़ों से ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की। मार्च से दिसंबर तक 1 करोड़ बंगाली मुहाजिरीन जो है वो भारत चले गए थे, यानी कि भारत ने ना सिर्फ ईस्ट पाकिस्तान से भागे हुए मुहाजिरीन को फ़ौजी तरबियत दी बल्कि उनको असलहा वगैरह भी फराम किया। दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत के हवाई अड्डों पर हमला किया। भारत ने फिर जवाबी हमला करके मशरकी पाकिस्तान में इंटरफेरेंस की। इस दौरान रूस ने जो है वो इंडिया का साथ दिया, अमेरिका ने पाकिस्तान का, लेकिन कुछ भी ना हो सका। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने ढाका में 90,000 फौज समेत हथियार डाल दिए, जिसके बाद मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। यानी कि फरवरी 1974 में दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो कि लाहौर में मुनक्कद हुई थी, उसके मौके पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश यानी कि साबका मशरकी पाकिस्तान को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान कर दिया था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ने इंटरनल कन्फ्लिक्ट को मज़ीद एक्सलरेट कर दिया था। ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन किसी एक वजह से नहीं हुई थी बल्कि मल्टीपल कॉजेज़ का रिज़ल्ट था। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच for watching this video. Till then, Allah Hafiz.